मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़प रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है। क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने, देखिए, जब मां अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं। इनको हमें पूरा समर्थन करना है, और सिर्फ सरकार को नहीं। मैं आपको, रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए, और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें। क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। और इनको एकदम आप पैसा दीजिए, और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है, ये अजीब सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको, सरकार को, दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में
कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए। उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। और जो मैंने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान जो आर्थिक नुकसान होगा वो होगा। नहीं, राज्यों को अगर पैसा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, देखिए, नहीं, डिलीवरी आप कैसे भी करिए, पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। ठीक नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। आप देखिए, तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे
गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक चॉइस दिखा रहे हैं जी, कह रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट किया जाए या हेल्थ को देखा जाए। ये एक फॉल्स चॉइस है, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। हिंदुस्तान काफी इंटेलिजेंट देश है, हम अगर ठीक से प्लानिंग करेंगे तो हम दोनों चीजों को बैलेंस करके निकाल सकते हैं। मैं यहां यह नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन ठीक था, लॉकडाउन गलत था। मुझे यह दिख रहा है कि लॉकडाउन हुआ और अब हमें लॉकडाउन से होशियारी से, इंटेलिजेंस से, समझदारी से निकलना है। किस प्रकार निकलना है? ना हमें इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है, ना हमें अपने बुजुर्ग लोगों को सैक्रिफाइस करना है। यही तो प्लानिंग होती है। इसीलिए तो प्लानिंग की जाती है कि ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, ये सही कॉम्प्रोमाइज हम निकाल पाए। तो आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे रिस्की लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पूरा प्रोटेक्ट करें और अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ये एक चॉइस नहीं है, ये एक फॉल्स चॉइस है कि एक ही करा जा सकता है, दोनों करे जा सकते हैं। मैं जर्नलिस्ट नहीं बन रहा हूं तो आपको मतलब घबराना नहीं चाहिए। मैं आपका रोल नहीं अपना रहा हूं। मैं अपने काम में मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीतें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और वो बंद ऑफिस में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं। मगर कभी कभी वो जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफी गहरे होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो मेरी जो बातचीत होती है, एक झलक मैं बाहर भी दिखा दूं। क्यों ये सिर्फ मेरे ऑफिस के अंदर या बंद कमरे में रहे, क्यों नहीं मैं थोड़ी एक झलक बाहर दिखा दूं। तो आइडिया ये था। और आपने शब्द प्रयोग किया बड़े आदमी। देखिए, मेरे मुताबिक बड़ा कोई नहीं होता है। ज्ञान सबके पास होता है, समझ सबके पास होती है। तो जरूर हमने रघुराम राजन जी से बात की, जरूर हमने नोबेल लॉरिएट से बात की, मगर हम आम जनता से भी बात करते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं, हम मजदूरों से भी बात करते हैं। तो ये भी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे, घबराइए मत। मैं सिर्फ जो बंद कमरे में मुझे सुनाई दे रहा है, मैं बाहर जनता को एक झलक दिखाना चाहता हूं। तो ये रही पहला सवाल। बेहद जरूरी, वो मैंने 2-3 बार बोला और मैं प्यार से दबाव डालना चाहता हूं। मैं सजेशन दे रहा हूं, मुझे भरोसा है कि सरकार इनको कंसिडर करेगी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, मजदूरों से मैंने बात की है, इकोनॉमिस्ट से मैंने बात की है, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री से बात की है, छोटे बिजनेस वालों से बात की है। और जो मैं कह रहा हूं, डिमांड क्रिएशन की जो बात की, सीधा पैसा डालने, बैंक अकाउंट में पैसा डालने की बात की, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की सोच है और मैं उस सोच को आगे रख रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बात को नरेंद्र मोदी जी गंभीरता से लेंगे, इसको नरेंद्र मोदी जी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। मेन बात है कि जो इकोनॉमी है, उस इंजन को, जैसे इंजन को प्राइम किया जाता है, कार्बोरेटर में फ्यूल डाला जाता है,
उस इंजन को एकदम प्राइम करने की जरूरत है, एकदम इंजन में फ्यूल डालने की जरूरत है और आज करने की जरूरत है। देखिए, मनरेगा में हमने सजेशन दिया है कि नंबर ऑफ डेज को डबल कीजिए, मगर आज का हिंदुस्तान और 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान अलग है। आज बहुत सारे जो हमारे मजदूर हैं वो शहरों में रहते हैं। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट गांव में इनकी प्रोटेक्शन मनरेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट शहर में इनकी प्रोटेक्शन न्याय योजना, कि डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में कम से कम मिनिमम पैसा डाला जाए। तो ये ड्यूल स्ट्रेटेजी है और ये मनरेगा के 10 साल बाद वाला जो हिंदुस्तान है उसके लिए स्ट्रेटेजी है। और हम सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, आप परमानेंटली मत कीजिए। न्याय योजना परमानेंट थी, आप टेम्पररीली कर दीजिए। आप टेम्पररीली 3-4-5 महीने के लिए न्याय योजना दे दीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। जरूरत है आज। देखिए, आपने कहा कि महाराष्ट्र की मदद होनी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। महाराष्ट्र सिर्फ एक बड़ा स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र एक यूनिक स्टेट है, क्योंकि महाराष्ट्र एक प्रकार से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सेंटर है। तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, सब स्टेट्स को मिलनी चाहिए। और जितनी सपोर्ट सरकार स्टेट्स को देगी उतना फायदा होगा, क्योंकि वही स्टेट्स ही डिलीवर कर सकते हैं पैसा, स्टेट्स ही लीड कर सकते हैं, कोविड की लड़ाई को लीड कर सकते हैं। सेंटर का काम मैनेजमेंट का काम है, स्टेट का काम ऑपरेशंस का काम है। स्टेट का काम कोविड को की लड़ाई लड़ने का है, सेंटर का मैनेज करने का है। तो जरूर मतलब पूरा समर्थन देना चाहिए। और ये एक कंप्लेंट आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से स्टेट्स को पैसा देना चाहिए वो नहीं कर रही है। देखिए, स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है कि नहीं, हमें सेंट्रलाइज करके करना है। मेरी सोच है कि सेंट्रलाइज करके बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि स्टेट्स को सपोर्ट देना चाहिए और स्टेट्स के थ्रू काम करना चाहिए। देखिए, जो न्याय योजना का कॉन्सेप्ट हमारा था वो लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट था और हमने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल सस्टेनेबल तरीके से वो किया जा सकता था। मगर कोरोना के समय हमने सरकार को एडवाइस किया कि आप टेम्पररीली 3-4-5 महीने के लिए न्याय योजना जैसा प्रोग्राम 50% लोगों को, सबसे गरीब लोगों को आप डायरेक्ट पैसा दीजिए। आइडिया डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, और ये किया जा सकता है। ये कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। ये 65-70 हजार करोड़ में ये काम किया जा सकता है, हमने कैलकुलेट किया है। जहां तक रोजगार की बात है, मैंने पहले भी बोला, रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पैदा करते हैं और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आज प्रोटेक्शन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। जो समझदारी और होशियारी से जो भी हम स्टेप लें, चाहे वो लॉकडाउन लगाने का स्टेप हो, चाहे वो लॉकडाउन हटाने का स्टेप हो, ये एक इवेंट नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हमें इन चीजों को समझदारी और होशियारी से सोच समझ के करना चाहिए। और मैं आगे की बात कर रहा हूं, अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। देखिए, अभी लॉकडाउन को खोलने की बात हो रही है। अगर हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन को खोल दिया, नुकसान होगा। मगर खोलना है तो सोच के समझ के लोगों को प्रोटेक्ट करके करना है। माइग्रेंट्स की बात,
माइग्रेंट्स को सेफली पहुंचाना था, आज भी वो चल रहे हैं। मैंने सरकार को रेकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करके इनको होम स्टेट तक पहुंचाया जाए और फिर इनको टेस्ट किया जाए और इनको सेफली घर पहुंचाया जाए। देखिए, ये राजनीतिक सिस्टम है, सरकार है, ऑपोजिशन है। हमारा रोल दबाव बनाने का रोल है। हम दबाव नफरत से बना सकते हैं, प्यार से भी बना सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं, गलत तरीके से भी बोल सकते सोनिया जी से आप बोलेंगे? हैं। हमारी चॉइस है कि हम अच्छी तरह बोलें, बिना फिंगर पॉइंटिंग किए बोलें, प्यार से बोलें और उनके सामने रखें। देखिए, हमने 2-3 सुझाव जो दिए थे, पैकेज में 1-2 सवाल एक्सेप्ट किए गए, मगर हमारा जो पैकेज की जो फिलॉसफी थी कि डिमांड और सप्लाई को स्टार्ट करना है, पैसा जेब में देना है और क्रेडिट देना है, वो जो दूसरा पार्ट था जेब वाला इन्होंने नहीं किया, तो हम उस पर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले मेरी चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मुझे बता रहे थे कि वो डायरेक्टली अब पैसा लोगों के जेब में डाल रहे हैं। तो काफी सक्सेसफुल चीज है, काफी अच्छी चीज है और यही हमारी कोशिश है कि बाकी स्टेट्स में भी ये काम शुरू हो जाए। मगर देखिए, एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और वो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुस्तान के हर प्रदेश का प्रॉब्लम है कि जितना पैसा सेंट्रल लीडरशिप को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रदेशों को देना चाहिए, वो दे नहीं रही है। तो वो भी एक बॉटलनेक बन रहा है। वो सब चीफ मिनिस्टर्स यही कह रहे हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं चाहिए। नहीं, वो लोकल वोकल ये सब बात ठीक है, मगर अभी जेब में पैसे की जरूरत है। तो लोकल वोकल जब ही होगा जब उसके पेट में भोजन होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट देनी है। कोरोना के बाद, जैसे पहले किसी ने कहा कि कोरोना के बाद हम अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, मगर आज हमें कोरोना से लड़ना है। टेस्टिंग की बात हो जाएगी, टेस्टिंग ठीक नहीं हुई। अब देखिए, जो हुआ, अब हमें आगे देखना है। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इकोनॉमी को उसका स्टार्ट करना है, डिमांड क्रिएट करना है। दूसरा, जो हमारे लेबरर्स हैं, जो मजदूर वापस घर जा रहे हैं, उनको कंफर्ट देनी है, कॉन्फिडेंस देनी है, उनको भरोसा देना है कि वो वापस शहर आ सकते हैं, बिना डरे आ सकते हैं। तो ये 2-3 बड़ी चीजें करनी है। टेस्टिंग की बात आप मुझसे 3-4 महीने बाद पूछिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।